हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल एंड ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, दैट इज पार्ट सी, गैल्वेनिक सेल। ओके, तो गैल्वेनिक सेल क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस की हेल्प से हम किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, मीन्स ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस से स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। क्लियर है तक? एंड गैल्वेनिक सेल को वोल्टेक सेल भी कहा जाता है, वोल्टेक सेल। ठीक है। एंड ये गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में वोल्टेक नाम कहां से आया है? तो ये आया है साइंटिस्ट से। तो गैल्वेनिक जो टर्म आया वो कहां से आया? तो वो आया है ल्यूगी गैल्वेनिक से, और वोल्टेक सेल में जो वोल्टेक है वो किससे आया? तो वो आया है एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से। ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इस सेल का नाम पड़ा है। ठीक है, दैट इज ल्यूगी गैल्वेनी, दैट इज गैल्वेनिक सेल, और एलेजेंड्रो वोल्टा, दैट इज वोल्टेक सेल। एंड दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है तक? और साइंटिस्ट अलग अलग है लेकिन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल सी। तो हम गैल्वेनिक सेल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, सच डिवाइस इन विच एनर्जी ऑफ spontaneous chemical reaction is converted into electricity or electrical energy is called गैल्वेनिक सेल। ओके, तो ये जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। एंड यहां पे क्या हो रहा है? गैल्वेनिक सेल में किसी केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। तो यहां तक क्लियर सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट है, इनिशियल कॉन्सेप्ट किसका? गैल्वेनिक सेल का। तो पहले आप लोग डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम उसका अरेंजमेंट देखते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन की जाती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, या फिर किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक नोट कर लो। आपको नोट कर लिए? फिर देखो यहाँ पे किस टाइप की केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम केमिकल रिएक्शन लेंगे वो होनी चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से किसी रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है।
तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, फिर देखो जब हम इसमें जिंक रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम इसमें जिंक रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक रिएक्शन यहां पे ऑब्जर्व होती है जो हमने क्लास 10 में भी पढ़ी है, मींस लोअर क्लास में पढ़ी है। तो वो रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व होती है? तो वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगता है। मींस जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो कॉपर आयंस है, वो कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जाते हैं, मींस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जाते हैं। ओके, एंड कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। तो इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फीका होता जाएगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहां पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? लेकिन यहां पर हो क्या रहा है उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो जिंक सॉलिड है वो जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस है दैट इज Cu2+ आयन, उस Cu2+ आयन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो कैसे? तो उसको देखो, तो वो इस तरीके से। तो ये जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके किसको देता है? कॉपर 2+ को देता है। ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट होता है? कॉपर में कन्वर्ट होता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? फिर से देखो, जो सॉलिड जिंक है वो सॉलिड जिंक या फिर बोल सकते हो सॉलिड जिंक के एटम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए और वो 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ आयन के द्वारा गेन किए गए और वो किसमें कन्वर्ट हुआ? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। और जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये Zn2+ आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉपर है वो कॉपर या तो नीचे जमा हो जाएगा या फिर इस रॉड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, मींस जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर आयन का हुआ रिडक्शन। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो अगर हम केवल ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखें, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक सॉलिड का हो रहा है। यहां पर जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और वो किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। और वो खुल गया सॉल्यूशन में, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? Zn2+ Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑक्सीडेशन की इक्वेशन। ओके, फिर देखो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कॉपर आयंस है वो कॉपर आयंस Cu2+ आयन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या कौन सी रिएक्शन है? तो ये है रिडक्शन रिएक्शन की इक्वेशन। ओके, और ये रिएक्शन एक साथ हो रही है, दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रही है इस सॉल्यूशन में। तो ये अल्टीमेटली यहां पर कौन सी रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो एक्चुअल स्पीसीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है? जिंक सॉलिड और कॉपर आयन। तो अब देखो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इस रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? नेट केमिकल रिएक्शन, नेट रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। तो हम जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करते हैं और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करते हैं। फिर जो कैंसिल होता है
उसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड में जिंक है, तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Zn2 प्लस Aq प्लस Cu सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन बनी। तो ये होगी नेट रेडॉक्स रिएक्शन जो कि इस कंटेनर में प्रोसीड हो रही है। ओके, तो देखो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। वो कैसे, तो वो इस तरीके से कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर 2 प्लस आयन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस सॉल्यूशन के अंदर ही हो गया और जो भी केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो रिलीज एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मींस यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी इस केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है और हमारे कोई काम के नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिंक के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बेवकूफ बनाएंगे और हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करेंगे। तो उसको किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है उसको हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में एक अरेंजमेंट बनाया जाता है या फिर एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, उस अरेंजमेंट के थ्रू हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, तो उसको देखो। तो पहले आप लोग ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो कराकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऑब्टेन की जाती है, उसको देखो। तो क्या किया जाता है, यहां पर दो अलग अलग कंटेनर लिया जाता है, ठीक है। एक कंटेनर इस तरफ रखा है और दूसरा कंटेनर इस तरफ रखा है, ओके। एंड हम लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन एंड इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, ओके। तो ये है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर देखो यहां पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड इंट्रोड्यूस कराई जाती है। ये है जिंक रॉड एंड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ओके। तो ये है कॉपर की रॉड, क्लियर है तक? चलिए, एंड यही रॉड्स क्या है, हमारे गैल्वेनिक सेल की इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जिंक इलेक्ट्रोड और ये कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां तक क्लियर सभी को? अब देखो हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल वायर के थ्रू बल्ब से कनेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं, ओके। तो ये है बल्ब, यहां तक क्लियर। फिर जैसे मान लो यहां पर स्विच है, ये स्विच है, ठीक है।
तो ये हो गया इनिशियल अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, मीन्स हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है मीन्स यहाँ पे ये वायर्स हैं, मेटालिक वायर्स हैं, तो मेटालिक वायर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमने जो भी केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन लिखी थी, उसी रेडॉक्स रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या है उसको देखो। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड जो कि सॉलिड है, वो होती है ऑक्सीडाइज। मीन्स जिंक रॉड में जिंक के एटम्स हैं, वो जिंक के एटम होते हैं ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं Zn2+ आयन, और वो क्या होते हैं, इस सॉल्यूशन में घुलने लगते हैं। तो यहां से जो जिंक, इस जिंक रॉड में जो जिंक के एटम्स हैं, वो जिंक के एटम्स Zn2+ में कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेंगे, और इस जिंक रॉड का वेट कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिंक के एटम बाहर निकल रहे हैं, जिंक के एटम बाहर निकलेंगे तो ये जो जिंक रॉड है उस जिंक रॉड का वेट कम होने लगेगा। ओके, फिर क्या रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस रॉड के थ्रू, फिर एक्सटर्नल वायर के थ्रू, फिर उस बल्ब के थ्रू, फिर इस वायर के थ्रू इस तरफ आते हैं, मीन्स इस रॉड पे आते हैं, कॉपर रॉड पे। ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करा दिया। अब एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो हो गए, मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने बेवकूफ बना दिया, तो हमने क्या ऑब्टेन की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन की। ठीक है, फिर आगे का देखो प्रोसीजर। तो ये आ गए कॉपर रॉड में इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर आयंस हैं, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर आयंस हैं, इस सॉल्यूशन में, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर आयंस हैं, Cu2+ आयन, वो Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉन्स, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिड्यूस होकर इस कॉपर रॉड पे जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे इस कॉपर रॉड का वेट गेन होने लगता है, मींस वेट इंक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं गैल्वेनिक सेल में। तो यहां पर कॉपर आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखो इस रॉड में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये है ऑक्सीडेशन। एंड हमने ये सीख रखा है कि जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। तो ये अल्टीमेटली क्या है, एनोड है। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे, तो इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है रिडक्शन। इस इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, कैथोड। यहां तक क्लियर सभी को। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन। ओके, चलिए फिर देखो हम आगे चल के जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उन क्वेश्चंस में कुछ कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो टर्म्स क्या क्या है उसको सीखते हैं। क्लियर है आपका। तो देखो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, इस कंटेनर में हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन कहां हो रहा है, इस कंटेनर में हो रहा है। तो जिस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो अल्टीमेटली ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, और उस पूरे के पूरे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का ये आधा पार्ट है। तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हिंदी में ऑक्सीकरण
अर्ध अभिक्रिया या फिर अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप लोगों को तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, इंग्लिश में चल जाएगा काम, ठीक है। फिर देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इस हाफ सेल में, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। एंड ये जो रिएक्शन है रिडक्शन की, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से एक गैल्वेनिक सेल में आधी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और बाकी की आधी रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो दोनों से हम क्या बना सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब नेट सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, तो हमें पता है कि हम रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करते हैं, फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहां तक क्लियर। फिर देखो हमें नेट सेल रिएक्शन बनाने के लिए ये चेक करना होता है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में है क्या, इसको चेक करना होता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह सेम ना हो तो हमें उनको सेम बनाना पड़ता है बाय मैथमेटिक्स। लेट्स सपोज यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज, जस्ट सपोज कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सब आगे चल के काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसको 2 ही लिखेंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। तो अब देखो यहीं पे लिखता हूं नेट सेल रिएक्शन, तो वो कैसे बनाएंगे, तो दिख रहा होगा सभी को, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Aq टू गिव Zn2 प्लस Aq प्लस Cu सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन बनी है वो कहलाती है नेट सेल रिएक्शन। तो ये है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का गैल्वेनिक सेल, ओके। अब देखो यहां पर थोड़ा सा और अरेंजमेंट होता है गैल्वेनिक सेल में, उसको देखते हैं। तो देखो जब हमने ये जो सेल है उसको कनेक्ट किया, तो जब कनेक्ट किया तो इनिशियली क्या होने लगा, जिंक से जिंक आयन बनने लगे और वो इस सॉल्यूशन में घुलने लगे। तो शुरुआत में तो मैं स्टार्टिंग में तो ये जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल था, क्योंकि जितने Zn2 प्लस आयन उतने ही सल्फेट आयन, उतने ही SO4 2 माइनस आयन। तो अब फिलहाल स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन का चार्ज 0 है, न्यूट्रल है ये सॉल्यूशन। सिमिलरली ये सॉल्यूशन में न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, लेकिन जब यहाँ पे जिंक आयन बनने लगे जो कि इस जिंक रॉड से मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ओके। फिर इस सॉल्यूशन में देखो, इस सॉल्यूशन में इनिशियली न्यूट्रल था ये सॉल्यूशन, फिर इसमें से इस सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर 2 प्लस आयन मींस पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इट मींस पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इट मींस नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ओके। तो क्या होगा, जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। यहां तक ये समझ में आया कि इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो कुछ तरह की बात क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड से बाहर रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से बाहर में इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही थी, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो इसको जाने नहीं देगा, इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन की तरफ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे तो जा नहीं पा रहे, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज के इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो आ नहीं पाएंगे रिपल्शन की वजह से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो
नहीं हो पाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस मुसीबत से पार लगाने के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पे एक इन्वर्टेड यू शेप का सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है। और सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट का मीन्स किसी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट प्रेजेंट होता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के हम। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इन दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। तो वो सब कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग ये सारे अरेंजमेंट को नोट कर लो। ओके, चलिए फटाफट नोट करो इसको। नोट कर लिए? तो देखो यहां पे तो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या होता है, ये होता है एक एन इन्वर्टेड यू शेप्ड glass tube which is filled by inert electrolytes like potassium nitrate, potassium chloride और sodium chloride in the form of jelly paste to prevent intermixing of fluids. ओके, तो देखो एक बार सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है जिसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। ठीक है, जो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, उस रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ओके, और उन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या यूज किया जाता है, अगर और जिलेटिन। तो अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एल्गी से ऑब्टेन होता है, वैसे ही जिलेटिन भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो इन सब्सटेंस के द्वारा अगर और जिलेटिन के द्वारा इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को जेली फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जेली फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि ये जो फ्लूइड्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स ना हो। ओके, चलिए, तो ये था सॉल्ट ब्रिज का इनिशियल इंट्रोडक्शन। क्लियर? इतना नोट करो, फिर मैं इसका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता रहा हूं आप लोगों को। मैं सॉल्ट ब्रिज को नोट कर लो। अब देखो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो इट इज
used to maintain electrical neutrality of both half cells solution। दोनों साइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने में काम आता है सॉल्ट ब्रिज। तो वो कैसे करता है, तो उसको देखो। तो होता क्या है कि जब इस इस हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, इस हाफ सेल का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या भेजता है, नेगेटिवली चार्ज आयन भेजता है। अभी हमने देखा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोलाइट का वो भी किसका इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्ट पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इस सॉल्ट में जो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, वैसे ही सॉल्ट ब्रिज नेगेटिव चार्ज भेजता है, नेगेटिव आयन भेजता है, और वो नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, मींस कम करके न्यूट्रलाइज करता है, डिक्रीज करके न्यूट्रलाइज करता है। ओके, एंड जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, तो ये सॉल्ट ब्रिज में से, इस सॉल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आयन आते हैं और पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरीके से इस तरफ फ्लो होते हैं नेगेटिव चार्ज और इस तरफ फ्लो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। क्लियर। तो देखो सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट है और उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन और एनायन है, वो कैसे होनी चाहिए, तो वो ऐसे होनी चाहिए कि जिनकी स्पीड मींस पॉजिटिव आयन की स्पीड और नेगेटिव आयन की स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों सेम हो, दोनों की स्पीड सेम हो, ठीक है। ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ रहा है और जितना नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ रहा है वो सेम अमाउंट में न्यूट्रलाइज हो, जब इनकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे सेलेक्ट करना, ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन दोनों आयन की जो वेलोसिटी या फिर स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। मींस क्या बोल सकते हैं, आयोनिक कंडक्टिविटी, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से पढ़ा था। तो आयोनिक कंडक्टिविटी या फिर आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है, या फिर हम कंडक्टिव नहीं बोलना चाहिए, मोबिलिटी बोलना चाहिए। आयोनिक मोबिलिटी दोनों टाइप के आयंस की सेम होनी चाहिए। क्लियर है अंदर। चलिए, तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। ये सब भी नोट कर लेना आपको। तो ये हुआ सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन। वापस आते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल पे। अब देखो इस गैल्वेनिक सेल में ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इन इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है अंदर। तो देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कैसा होता है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। एनोड कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और कैथोड कैसी होती है, पॉजिटिव। क्लियर। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताओ एनोड पर कैसा चार्ज होता है और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है। तो उसको फटाफट बना सकते हैं, यहाँ पे बैटरी के हिसाब से अपन चार्ज बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं इस इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव आयन जाके डिस्चार्ज होते हैं और इस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयन जाके डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है रिडक्शन और यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड, और यहाँ पे होता है रिडक्शन, तो ये कैथोड। देखो कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर है अंदर। पर ध्यान रखना जो प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ पर भी एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। क्लियर। ये थ्योरीज है, इनको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब देखो हम किसी गैल्वेनिक सेल को, अच्छा एक और सुना कि गैल्वेनिक सेल को आप लोगों की बुक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टर्म्स में भी मेंशन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या फिर गैल्वेनिक सेल बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल में या फिर इस गैल्वेनिक सेल का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे उसको सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, हाउ टू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। तो देखो गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट में वर्डेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, या फिर सॉरी वर्डेड फॉर्म बोल रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एनोडिक हाफ। एनोडिक हाफ के स्पीसीज जिनमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो एनोडिक हाफ में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोडिक हाफ में जिंक इलेक्ट्रोड जो कि सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और इसकी स्टेट क्या है, एक्वस स्टेट है, और इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट में, अलग अलग फेस में है, तो उसके बीच में लगाते हैं एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं। यहां तक क्लियर सभी को। तो ये इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड, और उस जिंक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन से जो बना स्पीसी दैट इज Zn2+ आयन, उसको उसके साइड में, ठीक है। फिर हम लगाते हैं डबल वर्टिकल लाइन, और ये डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, क्लियर। फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल के स्पीसी, ठीक है। तो देखो रिडक्शन हाफ सेल में जिसका रिडक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं यूजुअली। तो यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, CO2+ आयन का हो रहा है, और उसकी स्टेट क्या है, एक्वस स्टेट। वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो कॉपर 2+ आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, और दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन, क्लियर है यहां तक। फिर और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसको भी हम कंप्लीटली यहाँ पे लिख सकते हैं। जिंक सल्फेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उस जिंक सल्फेट का उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको साइड में मेंशन किया जा सकता है। तो जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन हाफ सेल के कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है उसको यहाँ मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो फिलहाल हमें जो जरूरी चीजें थी वो हमने मेंशन कर दी है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, और कॉपर यहाँ पर कैथोड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, समझ गए। तो अगर हमें गैल्वेनिक सेल दिया होता है तो उस गैल्वेनिक सेल से भी हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और नेट सेल रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लो आप, ओके। नोट हो गया। अभी हटा रहा हूं मैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। अब देखो लेट्स सपोज यहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेड है और इस तरीके से यस
ये ऐसे इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेड है। तो इस रिप्रेजेंटेड सेल की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे? तो देखो इस सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेड है उस रिप्रेजेंटेड स्पीसीज को हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसका क्या हो रहा है। यूजुअली क्या मोस्ट ऑफ द केस में लेफ्ट साइड में क्या लिखा रहता है? ऑक्सीडेशन हाफ पोर्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के स्पीसीज, और राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल के स्पीसीज। ओके, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोर्शन और ये रिडक्शन हाफ सेल पोर्शन। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और किसका ऑक्सीडेशन होता है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पर +2। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बनेगी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये बनाना आना चाहिए हमें। दैट इज Mg सॉलिड टू गिव्स Mg2 + Aq, और इससे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में राइट साइड में देखो किसका रिडक्शन हो रहा है? एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो उसको पहले लिखेंगे Al3 + Aq टू गिव्स Al सॉलिड। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर? अब देखो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन हाफ साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ साइड में होना चाहिए। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम दोनों तरफ सेम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे मैथमेटिक्स। तो क्या करना होगा? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करेंगे। तो जिससे क्या होगा? यहाँ पे 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए तो बनाते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन तो मैग्नीशियम सॉलिड के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होगा, प्लस एल्यूमिनियम आयन के सामने 2 होगा, तो गिव्स 2Al सॉलिड प्लस 3Mg2 + Aq। ये होगी नेट सेल रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आगे चल के हमारे काम भी आएगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, फिर और डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एकदम सिंपल तरीके से समझना चाहें तो उसको समझो। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मेटल जो कि इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी, एक मेटल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एंड हम उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इस मेटल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने पर ये बनाता है लेट्स सपोज M+ आयन और रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑक्सीडाइज होने की कितनी टेंडेंसी है? इसे सुनना, इस मेटल इलेक्ट्रोड के द्वारा या फिर इस मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइज होने की कितनी टेंडेंसी है? तो वही टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एंड यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की पावर, पोटेंशियल कितना है, वही उसके इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। अभी हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। ठीक है? तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बाय एन इलेक्ट्रोड। तो जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जितनी कम टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, उतना कम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कहां से कहां हुआ, मीन्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। मीन्स यहां पे ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो मेटल इलेक्ट्रोड्स कहां से कहां पे कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ M से M+। ठीक है? तो हम अल्टीमेटली इसी चेंज की टेंडेंसी को देख रहे हैं ना, इसी चेंज की टेंडेंसी को समझ रहे हैं कि M का M+ में कन्वर्ट होने का कितना टेंडेंसी, कितनी पावर है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सिंबल क्या होगा, तो हम सिंबल लिखते हैं E। तो E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, M का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, M+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो M/M+, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या फिर इस प्रोसेस की टेंडेंसी को। क्लियर? चलिए फिर देखो यहां पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह निकाला जाता है वो सॉल्यूशन स्टेट में निकाला जाता है, मींस एक्वस स्टेट में निकाला जाता है। ओके, तो यहां पे ये जो M+ आयन होंगे वो किस में होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे। एंड ये जो M मेटल इलेक्ट्रोड होगा तो वो सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड होते हैं, तो यहां पर ये सॉलिड है। तो हम यहां पर उसकी स्टेट भी मेंशन करते हैं, M सॉलिड / M+AQ। समझ गए? तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब देखो लेट्स सपोज कोई दूसरा मेटल है A, उस मेटल का नाम क्या है, A है, एज्यूम कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है A2+ आयन। ठीक है? और रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होकर A2+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कितनी है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर E, फिर नीचे में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का हो रहा है, ए का। अब वो ए ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, A2+ में ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट किस में हो रहा है, A2+ में। और अगर ये सॉलिड है तो ए के सामने सॉलिड मैंने नीचे लिख दिया है, और ये सॉल्यूशन स्टेट में तो AQ, A+AQ। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए फिर देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है आगे चल के समझ में आएगा। तो फिलहाल तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इस एक्वस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को 1 लेके चले, ठीक है, और टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चले, तो ये होती है कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो
स्टैंडर्ड कंडीशन में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सिंबल क्या होता है उसका, तो E फिर ऊपर में नॉट, E नॉट। ओके, एंड हमने यहां पर स्पेसिफाई किया है हम किस प्रोसेस की, किस टाइप के प्रोसेस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल होगा E नॉट O। ठीक है, तो यहां पर नॉट तो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, और कैपिटल O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल को। समझ गए? चलिए इतना नोट करो, फिर और भी सीखते हैं। तो ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे चल के और भी सीखोगे आप लोग। तो ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के होने की कितनी टेंडेंसी है, तो वही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो E नॉट, और प्रोसेस क्या हो रहा है, M से M प्लस में कन्वर्जन। अब तो यहाँ पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यहां पर मीनिंग है वोल्टेज, ओके। ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, अभी इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है तक, ये आगे चल के और भी समझ में आएगा आपको। अभी मैं लाइन से सारी चीजें क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ पे M के या फिर M का M प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कितनी है, कितनी पावर है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू किस में होगी, वोल्ट में होगी। ठीक है, लेट सपोज ये वैल्यू है 1.5 वोल्ट, लेट सपोज, जस्ट सपोज कर रहे हो, ठीक है। फिर अगर देखो कोई दूसरा मेटल है N, वो मेटल क्या है N, वो कन्वर्ट हो रहा है N प्लस में, ठीक है। तो N के द्वारा N प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कितनी है, उसकी पावर कितनी है, इसका इसमें कन्वर्ट होने की कितनी टेंडेंसी है, तो उसके लिए भी E नॉट N फिर N प्लस। अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू मान लो 1.2 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा अवेलेबल होंगे, तो हम क्या बता सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 है, इलेक्ट्रोड, और ध्यान रखिए कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद रिडक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 1.5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी वैल्यू 1.2 है। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, M की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि N की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर M के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है किससे, N से। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मींस ऑक्सीडाइज होने की कितनी टेंडेंसी है, ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा। फिर अब देखो कोई मेटल या फिर मेटालिक इलेक्ट्रोड उस मेटल के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप है, ठीक है, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड वगैरह वगैरह। तो उसी मेटल के किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है, ठीक है।
तो वो मेटल इस सॉल्यूशन में लेट सपोज M2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मींस इसका मेटल का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट में ERP, शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको, ERP बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है समझो। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रोड के आयन के द्वारा रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रोड के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कितनी टेंडेंसी है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि रिडक्शन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब ये M2+ आयन रिड्यूस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस की होने की कितनी टेंडेंसी है, कितनी पावर है इस प्रोसेस के होने की, तो उसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर से देखो, हमारे पास कोई एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन है, तो उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन के द्वारा रिड्यूस होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कितनी टेंडेंसी है, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? फिर अब इसका सिंबल, तो इसका सिंबल होता है E0R, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो, है ना, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को SRP भी बोला जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म्स है, कभी कभी क्या होता है बुक्स वगैरह में या फिर क्वेश्चंस वगैरह में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो SRP अगर लिखा हुआ है या फिर ERP लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के होने की टेंडेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, E0M। अब देखो कौन रिड्यूस हो रहा है, इसके पहले हम जब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो ऑक्सीडेशन में क्या लिख रहे थे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहां पे क्या लिखेंगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, M2+ आयन रिड्यूस हो रहा है। तो M2+ आयन रिड्यूस हो रहा है एक्वस स्टेट से इसमें M सॉलिड। ठीक है, और यहां पे से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू किसमें होगी, वोल्ट में। समझ गए यहां तक? चलिए, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू गिवन है E0 A2+/A इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट, और किसी दूसरे आयन की दी हुई है, लेट्स सपोज A B2+/B, इसकी वैल्यू गिवन है 0.82। ठीक है, तो अब ये बताओ A2+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या फिर B2+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये हम पता कैसे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रोसेस की मींस A2+ से A में जाने की टेंडेंसी 0.5 वोल्ट है और B2+ से B में जाने की टेंडेंसी 0.8 वोल्ट है। तो ज्यादा वोल्ट किसका है, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा पावर किसका है, B2+ का है। तो B2+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू A2+ आयन। क्लियर है अंदर? तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी of an positive ion to
reduce into lower oxidation state ion or solid. ओके, क्योंकि मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिखा पॉजिटिव आयन का रिड्यूसिंग टेंडेंसी टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर सॉलिड, तो ये इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास Fe3+ से Fe में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हो या फिर Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हो। ठीक है, तो इसकी खुद की टेंडेंसी होती है Fe3+ की Fe में जाने की टेंडेंसी कुछ है और Fe3+ की Fe2+ में जाने की टेंडेंसी कुछ है, तो दोनों की अलग अलग टेंडेंसी होगी। क्लियर है? तो इसलिए मैंने वहां पे ऐसा लिखा है, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन पॉजिटिव आयन टू रिड्यूस इनटू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इनटू सॉलिड। क्लियर है तक? तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डील किया है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है। तो एक होता है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के? दो टाइप के। तो एक है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? एंड अगर हम इसको शॉर्ट सिंबलाइज करना चाहें तो ऐसे सिंबल कर सकते हो, E0 स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, E0 ऑक्सीडेशन है तो M से वो किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो M0 से Mn+ में जाने की टेंडेंसी, N+ मींस 1+, 2+, 3+, इस तरीके से। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबलाइज कैसे करेंगे, E0 Mn+ से M। क्लियर? और सॉरी यहाँ पे नॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ठीक है, यार समझ में आया सभी को? फिर यहाँ पर एक और बात देखो, लेट सपोज कि A के द्वारा A2+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी की जो वैल्यू है, मीन्स E0 है, E0 वैल्यू है, वो कितनी है? वो है 1.5 वोल्ट, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो ये है E0 O, या फिर हम इसको और सिंबल क्या लिख सकते हैं, E0 A/A2+, ये कितना है 1.5 वोल्ट। तो ये बताओ इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस मींस A2+ आयन के द्वारा रिड्यूस होकर A में जाने की टेंडेंसी कितनी है, तो जस्ट वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पॉजिटिव है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है ना। तो इसको अपन लोकल भाषा में समझोगे तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है क्योंकि पॉजिटिव है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बेकार है। किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी? उसके आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो सामने वाले स्पीसीज की बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो भी सामने वाले स्पीसीज की बात करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं, किस रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है और किस रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसी के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तब हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसी के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसी के रिड्यूस होने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में जो E0 होगा वो E0R वो नेगेटिव हो जाएगा और वैल्यू कितनी होगी? उतनी ही होगी, -1.5 वोल्ट। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? E0 A/
A2 प्लस स्लैश A इक्वल्स टू -1.5 वोल्ट। ये समझ में आया सभी को? तो इससे हमने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें चाहिए इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसमें माइनस का साइन लगाएंगे, दैट इज E नॉट O इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट R ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसी। ठीक है, ध्यान रखना एक ही स्पीसी की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे देखो इसमें A की बात, A से A2 प्लस की बात हो रही थी और इसमें A2 प्लस से A की बात हो रही थी, तो स्पीसीज यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर A2 प्लस, यहाँ पर A2 प्लस। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर अगर A3 प्लस होता, A3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म A, तो फिर हम नहीं बोलते इसको, तो फिर हम E नॉट R इक्वल्स टू -1.5 नहीं बोलते, वो कुछ और होता। ठीक है, तो जो स्पीसीज है, जो स्पीसीज जहां से जहां जा रहा है वो वहां से वहां वापस आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना खासकर। क्लियर है यहां तक? उसको और समझना है तो उसको समझ लो। देखो जैसे मान लो हमें लिखा हुआ है E नॉट Fe 2 प्लस स्लैश Fe, इसकी वैल्यू है -1.2 वोल्ट। तो बताओ E नॉट Fe स्लैश Fe प्लस की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा पता होना चाहिए। क्लियर? बट अगर हमारे पास ऐसा होता Fe से Fe2 प्लस इसकी पूछ रहा होता और हमें ये पता है तो हम आसानी बता देते हैं, कितना होता +1.2 वोल्ट। समझ गए? चलिए तो इतना नोट कर लो, फिर और में डिस्कस करते हैं। ओके, नोट कर लिए? चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें देख ही लिया कि दो टाइप के होते हैं, तो हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो देखो, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट्स सपोज कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसमें जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कौन से होंगे? Cu2 प्लस आयन। Cu2 प्लस आयन, खूब सारे Cu2 प्लस आयन और खूब सारे SO4 माइनस आयन, सल्फेट आयन होंगे, कॉपर आयन भी होंगे और SO4 माइनस आयन भी होंगे। क्लियर? फिर हम ये जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे। ओके, तो ये है कॉपर की इलेक्ट्रोड। क्लियर है तक? चलिए अब देखो यहां पे कुछ हम हाइपोथेसिस लगाएंगे। ठीक है, मैं कुछ बोल सकते हो कंडीशंस लगाएंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे। तो वो एजम्पशंस क्या है उसको देखो। तो लेट्स सपोज हम सपोज कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मींस कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी खासी है, लेट्स सपोज, और कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होता है वो आसानी से। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि कॉपर 2 प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। जो कॉपर है ना, कॉपर में कॉपर के एटम्स हैं, वो कॉपर के एटम्स
ऑक्सीडाइज होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में घुल जाएंगे। तो यहां से क्या बाहर निकल रहे हैं, कॉपर आयन बाहर निकल रहे हैं और रिलीज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज होगा, बाहर तो कोई सर्किट लगी नहीं है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसी मेटल में इस कॉपर की रॉड में ही रह जाएगा। ध्यान देना इस चीज को कि यहां पे जो कॉपर के एटम्स थे वो कॉपर के एटम्स सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं। यहां पर क्या रह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन्स है। थोड़ा सा मोटा बना लेता हूं। यहां पे क्या रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें और जब ये प्रोसेस होने लगा तब इस इलेक्ट्रोड में आने लगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से फर्दर अब कॉपर 2 प्लस आयन बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो कॉपर 2 प्लस आयन को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। कुछ समय के बाद प्रोसेस किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तब उस वक्त इस मेटल पे क्या आ चुका है, कॉपर पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं और जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। और उसके साइड में क्या क्रिएट हो रहे हैं, क्या जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, मींस पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या क्रिएट हो गया, क्या सेपरेट हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो चार्ज सेपरेट हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ, उस चार्ज सेपरेशन से क्या क्रिएट होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन व्हिच इज चार्ज्ड ड्यू टू सम प्रोसेस ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन से हुआ, इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। तो यहां पे जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई बात समझ में। चलिए फिर इसका जस्ट अपोजिट, मींस इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। अब वो क्या, तो उसको देखो, समझ में आ गया सभी को। तो देखो अब देखो यहां पे इसमें हटा देते हैं। लेट्स सपोज इस सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 प्लस आयन है, सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 प्लस आयन है, उन कॉपर 2 प्लस आयन के पास अच्छी खासी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, ये हम सेकेंड पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं यहां पे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सेकेंड पॉसिबिलिटी। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉपर 2 प्लस आयन है उस कॉपर 2 प्लस आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, इस पर्टिकुलर
सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, इस मेटल से आएंगे, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस मेटल रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर आयंस के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर आयंस को रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर ये कॉपर आयंस इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उसके द्वारा रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कॉपर आयन कहां जा रहे हैं, इस रॉड पे जा रहे हैं। क्लियर, तो उससे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। वो कैसे, तो वो इस तरीके से कि इनिशियली कॉपर सल्फेट में जितने कॉपर 2+ आयन थे उतने ही SO4 2- आयन। अब जब कुछ कॉपर 2+ आयन इस रॉड पे चले जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा सॉल्यूशन का, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है इस पे जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या बिल्डअप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में। तो फिर से क्या डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो किस में से आया, ड्यू टू रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइंड होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होगा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से टेक्निकली डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इट इज इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस की होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो वहां पे होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये जो प्रोसेस है तो हमने जस्ट सपोज किए थे, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस होंगे कब, अपने आप तो होंगे नहीं। ये प्रोसेस कब होंगे, जब इस पर्टिकुलर हाफ सेल को, अभी तो ये हाफ सेल है ना, इस हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट किया जाएगा, तब ये प्रोसेस होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर अगर हम बात करें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में मेटालिक वायर लगाना पड़ेगा। तो फिजिकली तो हम लगा नहीं सकते उसको, इस रॉड पे तो लगा सकते हैं हम वायर, लेकिन सॉल्यूशन में वायर कैसे लगाएंगे? तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मींस एक सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में मींस ये जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, उस चार्ज सेपरेशन के बीच में जो लेयर है बहुत ही थिक है, तो इनके बीच में वायरिंग के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद रखना आप लोग, it is not possible to determine absolute value of single electrode potential, ठीक है। तो देखो अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसको दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और बीच में क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, जिससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो लेट्स सपोज हम इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का भी खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, तो अल्टीमेटली यहां पे जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स। मींस इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है,
उसको ई नॉट मान लो, और इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको ई नॉट डैश मान लो। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस है वो रीडिंग यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्लियर? तो उसके लिए क्या किया जाता है, जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू, जिस इलेक्ट्रोड का, देखना फिर सुना, जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बना लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना लेंगे, और उसी इलेक्ट्रोड के थ्रू बाकी सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा। तो क्या होगा, उससे इसकी वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी ना, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और बाकी इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होते जाएगी। ठीक है, जिससे हम उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनकी खुद की वैल्यू लेकर आनी है, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसकी वैल्यू लेकर आनी है। तो उसके लिए हमें इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और वो हम नॉर्मली क्या एज्यूम कर लेंगे, 0 वोल्ट एज्यूम कर लेंगे। तो क्या किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम कर लिया जाता है कितना, 0 वोल्ट। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारी केमिस्ट्री में, तो वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है 0 वोल्ट। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम वगैरह। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करो आप, नोट कर लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं SHE, शी। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है जिसकी हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, देखो तो बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। यहां पे लेते हैं एक कंटेनर, और उस कंटेनर में एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, जो कि नीचे से ओपन रहती है, और यहां पे ओपनिंग है, एक सेकंड रुक जाओ, ये ग्लास ट्यूब जिसमें से ये प्लेटिनम, जिसके अंदर से प्लेटिनम वायर लिया जाता है, ये प्लेटिनम का वायर है, सॉरी वायर बोलता हूं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की रॉड है। यहाँ पे प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, एंड यहां पे इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बॉटम में एक प्लेटिनम की फॉइल लगाई जाती है, एक प्लेटिनम की फॉइल है, प्लेटिनम फॉइल, जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम लगाया जाता है। मीन्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं
प्लेटिनम गेम या फिर कुछ प्लेटिनम पाउडर्ड फॉर्म में जो कि इस प्लेटिनम फॉइल में चिपकाया गया है। तो ये है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल। ओके, और जो भी रिएक्शन होती है यहाँ पे वो यहीं पे होती है, क्योंकि प्लेटिनम में प्लेटिनाइज्ड फॉर्म में होता है, प्लेटिनम मींस फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे इस ओपनिंग से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 180 m मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस इस ओपनिंग से पास कराई जाती है, और वो हाइड्रोजन गैस जब इस प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल पे पहुंचती है तब वहां पे रिएक्शन होती है। क्लियर? फिर देखो इस कंटेनर में लिया जाता है सॉल्यूशन किसका? एसिड का। तो ये है एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 कैपिटल M, क्योंकि कौन सी कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में जिस कंटेनर में सॉल्यूशन लिया जाता है वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन, और उस एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M होता है। और ये एक ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की रॉड ली गई है ग्लास ट्यूब के अंदर, और उस रॉड के नीचे बॉटम में प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल लगाया गया है, और यहां से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। ठीक है, और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल वायर के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो टू द अदर इलेक्ट्रोड। क्लियर है? चलिए इन अरेंजमेंट समझ में ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस क्या क्या पॉसिबल है, इसको देखते हैं। क्योंकि अरेंजमेंट है सिंपल सा अरेंजमेंट किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल है, और हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो अब देखो इस सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी जिससे हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइज हो सकती है और H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी। ऑक्सीडाइज होगी तो H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी और वो सॉल्यूशन में घुल जाएगी और रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम थे मॉलिक्यूल में, तो एक H एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किए, तो दूसरे H एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किए। दो H एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप किए, और दो H एटम के क्या बने? 2 H प्लस आयन बने। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इससे का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो इस एक्वस सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस है, H प्लस आयंस, वो H प्लस आयंस एक्सटर्नल सर्किट से आते हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एक्सटर्नल सर्किट से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जब हम इनको मतलब इस इलेक्ट्रॉन को SHE को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो जो आते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आते हुए इलेक्ट्रॉन्स H प्लस आयन को रिड्यूस करेंगे और किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें बबल के फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं? बबल्स रिलीज होती है। वो किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी है रिडक्शन की पॉसिबिलिटी। तो ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और रिडक्शन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ गए यहाँ पर? चलिए, तो अब देखो तो फर्स्ट कंडीशन है when SHE act as
एनोड। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी रिएक्शन होगी? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन कौन सी है? ये वाली है। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे इस तरीके से जो यहाँ पे लिखी है, H2 गैस सॉरी to gives 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। तो सेकेंड केस, when SHE act as कैथोड, जब वो कैथोड की तरह काम करेगा, जब कैथोड की तरह काम करेगा तो वहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो मीन्स 2H plus AQ plus 2 electrons to give H2 गैस। ये इक्वेशन इतनी आनी चाहिए आप लोगों को, इक्वेशन में काम होता है। क्लियर? इतना लिखो, नोट कर लिए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना आप लोग, क्वेश्चंस में काम आएंगे ये। ठीक है, तो देखो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये दो तरीका हो सकता है। तो एक तरीका E नॉट H प्लस स्लैश H2 गैस, ये एक्वस, और इलेक्ट्रोड क्या थी यहाँ पर? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम है ना, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम सॉलिड। वैल्यू क्या होगी? 0 वोल्ट। ये हम ध्यान रखना, ये वैल्यू एक्चुअली 0 नहीं होती, ये हम एज्यूम करते हैं 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एज्यूम टू बी 0 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका E नॉट, और ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल? सोचो। तो देखो यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि प्लस H यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, H यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 से 0 मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, फिर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखना हो कैसे लिखेंगे? तो प्लेटिनम सॉलिड स्लैश H2 गैस स्लैश H प्लस आयन एक्वस इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 तो ये भी 0 होगा। ठीक है, एंड हम बिना प्लेटिनम भी लिख सकते हैं इसको। प्लेटिनम अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है तक? ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी मैं जो आप लोगों को सिखा रहा था, तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रोड SHE है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे जो भी रीडिंग आएगी वो आएगी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट, जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 एज्यूम किया हुआ है। तो यहां पे जो रीडिंग आएगी वो लेट्स सपोज 1.4 वोल्ट आया। तो बताओ ये जो 1.4 वोल्ट आया है पोटेंशियल डिफरेंस, वो अल्टीमेटली किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा? वो हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसका तो 0 है ना। समझ गया आता? तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ओके, अब देखो लेट्स सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.2 वोल्ट। लेट्स सपोज कर लेते हैं।
ठीक है। एंड इस इलेक्ट्रोड का मेटल है M, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। और हाँ, ये दिया हुआ है कि इस ये इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में ये जो इलेक्ट्रोड मींस M है वो M3+ आयन के फॉर्म में है। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। तो ये बताओ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो देखो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन है, तो हमें उसको क्या मान के चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलना है, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, इट मींस वो कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस ये क्या दिया हुआ है, E0 M3+ से M, इसकी वैल्यू दी गई कितनी, 1.2 वोल्ट। क्लियर है तक? अब ये बताओ, अगर हम इस इलेक्ट्रोड को SHE से कनेक्ट करेंगे तो फिर हम नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सोचो। तो देखो, हमें पता है कि E0 SHE कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो अभी हमने सीखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि किसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है या फिर किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल्स हैं वो कौन से पोटेंशियल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम यहाँ क्या पता लगा सकते हैं कि किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो बताओ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में रिड्यूस कौन होता है, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है। और इस मेटल इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन में कौन रिड्यूस होगा, ये M3+ आयन रिड्यूस होगा। तो कौन से आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, H+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है कि M3+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हम उसको पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो इसकी वैल्यू 1.2 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इट मींस M3+ आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी H+ आयन से ज्यादा है। इट मींस M3+ आयन रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू H+ आयन। ठीक है, तो ये जो M है, M इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड कौन से साइड में होगी, कैथोडिक साइड में होगी, एनोडिक साइड में होगी। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन होने से इलेक्ट्रोड कैसे इलेक्ट्रोड बनेगी, कैथोड बनेगी। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा कैथोड, कौन बनेगा एनोड। ठीक है, और SHE क्या बनेगा, ये बनेगा एनोड। तो जब ये एनोड बनेगा तो हम इसके एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, और ये कैथोड बनेगा तो इसके कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो, SHE एनोड है, तो सबसे पहले हम एनोड साइड लिखते हैं। तो एनोड साइड कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम सॉलिड / H2 गैस / H+ EQ, फिर डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज, फिर इस तरफ M3+ आयन AQ / M सॉल्ट। समझ गए? तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन किसका, सेल का। फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो वो कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किसमें होगा, एनोड में होगा, मींस SHE का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में कैसे लिखते हैं, H2 गैस टू गिव्स 2H+ EQ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कैसे लिखेंगे। तो रिडक्शन हो गया M3+ आयन का, M3+ आयन AQ + 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव M सॉलिड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन, इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसके बाद दोनों साइड को ऐड कर देंगे, उससे मिल जाएगी हमें नेट सेल रिएक्शन। तो ये सब बनाना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उसमें इनिशियल फंडे यही लगते हैं। तो हमें अगर यही नहीं आएगा बनाना तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाला किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना। बाकी फिर हम और भी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीटली नया वीडियो था, नए कॉन्सेप्ट्स थे।
तो उसको अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है तो एक बार और रिवाइज करना, और जो भी आप लोग रेफरेंस बुक यूज करते हो उसको भी एक बार पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक को 100% समझने के लिए बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके ये पूरा पूरा समझ में आता है। और इसके जो क्वेश्चंस है बहुत इजी होते हैं, लेकिन वो इजी कब होते हैं, जब हमें टॉपिक समझ में आ जाता है। तो अगर एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।